हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड हाफ ईयरली एग्जाम या फिर एसए1 एग्जामिनेशन 2024 के लिए क्लास 11th का सब्जेक्ट फिजिक्स का यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और लेटेस्ट अपडेट और पीडीएफ के लिए आप लोग क्या कीजिएगा कि टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आपका कोई भी पर्सनल डाउट या फिर इसी हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम कर सकते हैं। आपको वहाँ पर रिप्लाई मिल जाएगा, तो उसको भी फॉलो जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ कि जब आप लोग का एग्जाम देने जाएगा तो आपको जो पेपर 2 मिलेगा, जो आपको पेपर 2 मिलेगा सेम टू सेम इसी प्रकार का इंटरफेस रहेगा पेपर 2 का, जिसमें कि 3 सब्जेक्ट रहेंगे आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। तो केमिस्ट्री का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर फिजिक्स का देख रहे हैं और इकोनॉमिक्स का भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। और आपको 3 घंटे मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके पास 3 सब्जेक्ट है और तीनों यहाँ पर 40-40 नंबर के रहेंगे। क्यों? क्योंकि 40 क्वेश्चन रहेंगे, एक नंबर के रहेंगे, ठीक है। तो सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं जो भी सारे क्वेश्चन यहाँ पर हैं। तो देखिएगा, हमारे पास फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग फोर्सेस इज नॉट फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। तो हिंदी में भी देख लीजिए क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा बल प्रकृति में मूलभूत बल नहीं है, मतलब कि फंडामेंटल फोर्स कौन सा नहीं है, ठीक है। तो देखिए, आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये फंडामेंटल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये भी आपका फंडामेंटल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ये भी आपका फंडामेंटल है, और एक और होता है फंडामेंटल जो कि आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये 4 फंडामेंटल फोर्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये तीनों तो नहीं होंगे, इसलिए हमारे पास ऑप्शन नंबर का जगह ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही, यानी कि टेंशन। तो जो आपका टेंशन है यानी कि जो तनाव है, तनाव आपका क्या है, ये मूलभूत बल नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। हमसे नहीं में पूछा था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इजी है, विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन इज करेक्ट। तो कौन सा रिलेशन करेक्ट है? तो हम लोग जानते हैं आइंस्टीन का समीकरण से E = mc² होता है, ठीक है। E = mc²। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास कौन सा, हिंदी में वही दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए हमारे पास थर्ड नंबर वाला है कि लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। तो प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? आपको पढ़ने में लग रहा होगा कि प्रकाश वर्ष है तो मतलब प्रकाश का होगा, तो ऐसा नहीं है। प्रकाश वर्ष किसका है? तो ये दूरी का मात्रक है। किसका? दूरी का ही, मतलब डिस्टेंस का ही है। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद देखें नेक्स्ट हमारे पास 4 नंबर वाला क्या बोल रहा है कि, हाँ देखिए, 1 यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, जिसको कि हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, तो 1 U से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू। तो ये किसके इक्वल होता है? तो 9th में भी आप लोग ये पढ़ चुके हैं और 11th में भी पढ़ चुके हैं। तो राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा, ये एक्चुअली इक्वल होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है, 27 kg। और यही अगर ग्राम में दे दे तो यहाँ पर आपका 31 आ जाएगा। कितना? सॉरी 31 नहीं बल्कि 30 आ जाएगा। कितना? 30 आ जाएगा ग्राम में अगर दे देगा तो। लेकिन हमसे यहाँ पर केजी में दिया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। हिंदी में वही क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद देखें नेक्स्ट हमारे पास 5 नंबर वाला क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग फिजिकल क्वांटिटीज हैज नाइदर यूनिट नोर डायमेंशन। तो निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का न तो मात्रक है और ना ही बीमा है, मतलब कि ठीक है, न तो डायमेंशन है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा, राइट आंसर देखिए सिंपल सी बात है कि अगर मात्रक नहीं है तो बीमा होने का कोई चांस नहीं है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी, जो आपका आपेक्षिक घनत्व है। ये सिर्फ एक रेशियो होता है। आपेक्षिक घनत्व जो है आपका, ये रेशियो होता है। ये कोई मतलब ना तो इसका कोई मात्रक निकलेगा और ना ही हमारे पास कोई बीमा निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सेकेंड करेक्ट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट 6 नंबर वाला क्या बोल रहा है कि द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ पार्टिकल इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम रिप्रेजेंट। तो देखिए हिंदी में भी देख लीजिए कि दिए गए समय अंतराल में किसी कण के लिए वेग समय ग्राफ, कौन सा वेग समय ग्राफ, और दिए गए समय में के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र निम्न में से किसे दर्शाता है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा, राइट आंसर की बात करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, देखिए आपसे पूछ रहा है कि वेग समय ग्राफ यानी कि भी वाला, और इनटू में आपसे यहाँ पर इंटरवल ऑफ टाइम रिप्रेजेंट। तो वीटी हमको क्या डिनोट करता है, वीटी हमको क्या डिनोट करता है, यही आपको डिस्प्लेसमेंट डिनोट करता है। यानी कि वी इंटू टी करेंगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जाएगा आपका 4 करेक्ट। कौन सा? ऑप्शन नंबर 4 जाएगा करेक्ट, यानी कि विस्थापन। आगे बढ़ते हैं। तो 7 नंबर वाला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन x = 80 + bt² वेयर a = 15
ठीक है, और यहाँ पर मात्रक भी दिया है एंड बी इज इक्वल टू 3 और मात्रक दिया है यहाँ पर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में दिया है। इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड विल बी। तो आपसे ताक्षणिक वेग पूछा है और वो भी कब, तो 3 सेकेंड पर। हिंदी में देख लीजिए क्या है कि किसी कण की चाल के समीकरण को इस प्रकार के द्वारा बताया गया है, जहाँ आपको यहाँ पर एक्सेलरेशन का मान दे दिया है और आपको बी का मान दे दिया है, इसका ताक्षणिक वेग क्या होगा, टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर। तो देखिए हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए हम लोग जानते हैं, हमको इक्वेशन क्या दिया सबसे पहले, x इज इक्वल टू ए टी प्लस में बी टी स्क्वायर, यही इक्वेशन दिया है बिल्कुल। तो हम लोग जानते हैं कि जो आपका वेलोसिटी होता है ये क्या होता है, तो dx अपॉन dt होता है, मतलब कि x का अगर डेरिवेशन कर देंगे हम लोग t के रिस्पेक्ट में, मतलब कि टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग हमको क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। तो देखिए अब आपको बेसिक डिफ्रेंसिएशन तो आना ही चाहिए, बेसिक डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए, जो कि आता होगा, आप लोग मैथ में भी सीखे होंगे, और मैथ वाले स्टूडेंट नहीं हो तो फिजिक्स में आप लोग सीखे होंगे। देखिए कैसे करेंगे, तो टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर टी का 1 हो जाएगा और सिर्फ हमारे पास बचेगा ए, और इसके बाद देखिए अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2t और b आ जाएगा 2tb, ठीक है। तो ये जो आगे है, मतलब कि आगे आ जाता है, तो 2tb आ जाएगा। अब देखिए ए का मान हमको दिया है, ए का मान कितना दिया है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में ए का मान आपको दिया हुआ है 15, ए का मान कितना दिया है, 15 दिया है, और इंटू प्लस में 2 इंटू में टी का मान कितना दिया, 3 सेकंड पर पूछा है तो 3, और बी का भी मान कितना दिया है 3, तो 3 3 के 9 दूनी 18, 18 और 15 कितना होता है, 33 होता है, 33 तो सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा कि कैसे कैलकुलेट किए सारा कुछ और फॉर्मूला क्या होता है। नेक्स्ट देखिए जो कि है 8 नंबर वाला, अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, इट्स वेलोसिटी आफ्टर n सेकेंड इज b, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इन लास्ट 2 सेकेंड इज। तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला होता है लास्ट 2 सेकेंड के लिए, जो कि होता है 2v इंटू में n-1 अपॉन में n, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में आपको दिया गया है। हिंदी में भी क्वेश्चन देख लीजिए कि एक वस्तु विरामावस्था के पश्चात एक समान त्वरण एक के साथ एक साथ चाल करती है, n सेकेंड के बाद इसकी चाल भी है, अंतिम 2 सेकंड में इसका वेग क्या होगा, तो वही होगा जो कि मैंने आपको इंग्लिश में बताया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास 9 नंबर बोला गया कि अ फुटबॉल इज किक्ड इनटू द एयर वर्टिकली अपवर्ड्स विथ वेलोसिटी u, द वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट इज। क्या बोल रहा है कि किसी फुटबॉल को हवा में ऊर्ध्वाधर दिशा में u वेग से फेंका जाता है, फुटबॉल का उच्चतम बिंदु पर वेग होगा, तो उच्चतम बिंदु पर। देखिए इसको कैसे समझना है आपको, मैं यहाँ पर समझाने का प्रयास करता हूँ, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर सिर्फ आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है कि जैसे कोई फुटबॉल है और हम लोग इसको मतलब ऊपर फेंके, ऊपर, ठीक है, तो ऊपर जाएगा तो इसका जो यहाँ पर क्या है, हाईएस्ट पॉइंट जो है, मतलब जहाँ पर भी हाईएस्ट जाएगा तो वहाँ पर इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि 0 होगा तभी तो ये रुकेगा, 0 होगा तो रुक जाएगा, और रुकने के बाद ये फिर नीचे गिर जाएगा। तो जो इसका हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी होगा ना, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारे पास हो जाएगा 3rd। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि कोई भी वस्तु या फिर फुटबॉल किसी को भी ऊपर आप लोग फेंकिए तो ये वेग मतलब कोई भी वेग से जाएगा ऊपर, और ऊपर जाते 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 एक समय ऐसा आएगा कि जो इसका हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी है ये हो जाएगा 0, 0 होने के बाद ये ऊपर नहीं जा पाएगा, उसकी वजह से ये नीचे गिर जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास 10 नंबर बोला, जो कि क्या है, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर 2 वेक्टर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है यही करेक्ट नहीं है, क्यों, क्योंकि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके बराबर होता है, ये माइनस का बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये इसके इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पर इसने तो माइनस लगाया नहीं, इसीलिए आपका कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर 3rd हो जाएगा, बिल्कुल सही, क्योंकि हमसे नॉट करेक्ट पूछा था। हिंदी में वही बात दिया है कि यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर दो सदिश है तो निम्न में से कौन सा सही नहीं है, तो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद देखें 11 नंबर बोला क्या है, वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ अ बॉडी इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आर रिलेटेड एज। तो हिंदी में भी देख लीजिए क्या है कि एक समान वृत्तीय गति से चल रहे किसी पिंड का वेग सदिश एवं त्वरण सदिश संबंधित होते हैं। तो कैसे संबंधित होते हैं, तो इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर समझते हैं, कैसे संबंधित समझेंगे। देखिए मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास है, तो क्या बोलो कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ अ बॉडी इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये मान लेते हैं कि ऐसे यहाँ पर ये सर्कुलर मोशन हो रहा है और यहाँ पर एक्सेलरेशन इधर है, तो आपका यहाँ पर वेलोसिटी होगा कैसा होगा, इधर होगा, वेलोसिटी इधर होगा। ठीक है, तो वेलोसिटी इधर जब आपका हो जाएगा तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा, कितना 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो मतलब कि ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के क्या होगा, एक दूसरे के लंबवत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका सेकंड करेक्ट, एक दूसरे के लंबवत हो जाएगा। कैसे हुआ लंबवत, तो मैंने यहाँ पर आपको फिगर के माध्यम से भी समझा दिया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारे पास 12 नंबर वाला, क्या है कि a large force is acting on a body for a short time, the impulse imparted is equal to the change in। हिंदी में भी देख लीजिए, किसी पिंड पर एक बड़ा बल थोड़े समय के लिए कार्यशील है,
कोई पिंड है उस पर एक बड़ा बल थोड़े समय के लिए कार्यशील है, आरोपित आवेग निम्न में से किसमें परिवर्तन के बराबर होगा? तो किसमें परिवर्तन के बराबर एक्चुअली ये होता है, तो ये आपका किसके परिवर्तन के बराबर तो होता है, तो ये होता है आपका मोमेंटम के। किसके? मोमेंटम के। यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका यहाँ पर सेकंड करेक्ट। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट वन देखिएगा जो कि है हमारे पास 13 नंबर वाला। क्या है 13 नंबर वाला? देखिए, अ सेल ऑफ मास 200 ग्राम इज फायर्ड बाय अ गन ऑफ मास 100 ग्राम if the muzzle speed of the cell is 80 मीटर पर सेकेंड then the recoil speed of the gun is। हिंदी में भी देख लीजिए क्या बोल रहा है कि 100 किलोग्राम द्रव्यमान की एक तोप से 200 ग्राम, एक्चुअली यहाँ पर ये किलोग्राम की ग्राम है, एक मिनट, हाँ ये तो 100 वाला मतलब किलोग्राम है, 100 वाला किलोग्राम है और ये वाला ग्राम है। द्रव्यमान का एक गोला 80 मीटर पर सेकंड की चाल से दागा जाता है तो क्या बोल रहा है कि तोप का प्रतिघात वेग आपसे पूछ रहा है क्या होगा। एक बात ध्यान रखिएगा कि प्रतिघात वेग इसने पूछा, क्या बोला है? प्रतिघात वेग। तो प्रतिघात वेग जो है ना आपका, ये हमेशा नेगेटिव में आएगा। कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। तो चलिए हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे मतलब इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? इसके लिए फॉर्मूला होता है m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू क्या होता है? इक्वल टू होता है हमारे पास m1 v1 प्लस में क्या होता है? m2 v2। ठीक है, m2 v2। u है इनिशियल और v है फाइनल। ठीक है, तो इनिशियल तो मतलब जीरो से ही शुरू होगा। ठीक है, जीरो से ही शुरू होगा तो जीरो इंटू ये सारा कुछ करेंगे तो हमारे पास जीरो ही आएगा। इसके बाद देखिए m1 हमारे पास कितना है? m1 हमसे बोल दिया है 100 kg। कितना? 100 kg। तो यहाँ पर रखेंगे 100 इंटू में क्या करेंगे? v1। तो v1 ही तो हमको निकालना है और प्लस में m2 करेंगे। तो m2 देखिए, m2 हमको ग्राम में दिया है तो इसको kg में कन्वर्ट करेंगे तो 0.2 kg आ जाएगा और प्लस सॉरी इंटू में v2, तो v2 हमको दिया है यहाँ पर 80 मीटर पर सेकंड, इंटू में 80 करेंगे जो कि आ जाएगा 0 इक्वल टू ये आपका 100 v1 आएगा। 100 v1 इक्वल टू यहाँ पर ये जाएगा आपका 16 और 16 को इधर भेजिए तो यह जाएगा आपका माइनस का 16 और ओपन में 100 इक्वल टू आ जाएगा v1। तो जब आप लोग इसको डिवाइड लगाएगा तो कितना आ जाएगा? डिवाइड लगाएगा तो आपका आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 0.16 मीटर पर सेकंड आएगा, क्योंकि हम लोग वहाँ पर मीटर और सेकंड में सब कुछ कन्वर्ट किए थे, लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर पर सेकंड में है इसलिए आपका 16 सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखिए 14 नंबर क्या है कि अ बॉडी इज मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ टू फोर्सेज। फोर्स ई आपको दिया गया है और फोर्स 2 दिया गया है। इट्स वेलोसिटी विल बिकम यूनिफॉर्म अंडर अ थर्ड फोर्स F3 गिवन बाय। हिंदी में भी देख लीजिए क्या है कि एक पिंड किन्हीं दो बलों F1 आपको दिया गया है, F2 दिया गया है के अंतर्गत क्रियाशील है, तीसरे बल F3 के अंतर्गत इसका वेग एक समान होगा। F3 है तो F3 क्या है ये आपको बताना। तो देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक्चुअली आज सुबह से मतलब सारे स्टूडेंट को वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ तो एक्चुअली गला थोड़ा सा ख़राब हो गया, इसलिए थोड़ा सा बीच बीच में मैं वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए इसको देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला कैसे लगाएंगे। देखिए हमारे पास F1 वेक्टर प्लस में F2 वेक्टर प्लस में F3 वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, 0। अब देखिए हमसे पूछा क्या? हमसे पूछा है F3 वाला, तो F3 वेक्टर इक्वल टू क्या जाएगा? F3 वेक्टर इक्वल टू जाएगा F1 वेक्टर में माइनस का F2 वेक्टर, यही आ जाएगा। अब देखिए F1 वेक्टर आपको दिया गया है, F2 वेक्टर दिया गया, सिंपली इसको आप लोग घटा दीजिए तो आपको आंसर क्या मिलेगा? आपको आंसर मिलेगा माइनस का 5i1 प्लस में 9j1 जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया। किसमें? ऑप्शन नंबर 4 में आपको दिया गया। ठीक है, और हो सकता है कि ऑप्शन इधर उधर हो भी जाए, तो मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया, जो आपको बताया कि कैसे आपको यहाँ पर निकालना है, तो घटा करके आप लोग एक बार खुद से देख लीजिएगा कि क्या आ रहा है आंसर। ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास कौन सा है 15 नंबर का क्वेश्चन। क्या है कि द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शंस बिटवीन द बॉक्स एंड द ट्रेन्स floor is 0.2. The maximum acceleration of the train in which a box lying on the its floor will remain stationary is। हिंदी में भी देख लीजिए, किसी बॉक्स व ट्रेन के फर्श के मध्य का स्थैतिक घर्षण गुणांक आपको दिया गया है। उस ट्रेन का अधिकतम त्वरण जिसमें वह बॉक्स उसके फर्श पर स्थिर बना रहे होगा। तो राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा? इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए एक्चुअली जो ये फ्रैक्शन होता है नहीं किसके मतलब प्रोपोर्शनल होता है तो आर के होता है। ठीक है, और यहाँ से अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो आपका आ जाएगा कांस्टेंट म्यू एस इक्वल टू आर। ठीक है, मतलब म्यू एस इंटू में आर, और हम लोग एफ इक्वल टू क्या जानते हैं? ए में जानते हैं, ए में। ठीक है, ए में, और इसको मैक्सिमम हमसे पूछा इसलिए यहाँ पर लिख देंगे मैक्स। तो मैक्स इक्वल टू हमारे पास क्या जाएगा? यू एस और आर किसके इक्वल होता है? एम जी के इक्वल होता है। किसके? एम जी के इक्वल। एम से एम कैंसिल कर दीजिए तो ए मैक्स इक्वल टू क्या जाएगा? यू एस का मान आपको 0.2 दिया गया है और जी का मान कितना होता है? जी का मान आपको यहाँ पर 10 दिया गया। ठीक है, 10। तो ये कितना निकल कर आ जाएगा? कितना निकलेगा? 2 निकल कर आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड, जो कि कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं तो 16 नंबर बोला। देखिए द वर्क डन बाई अ बॉडी अगेंस्ट फ्रिक्शन ऑलवेज रिजल्ट्स इन
तो घर्षण के विरुद्ध किसी पिंड द्वारा किया गया कार्य हमेशा किसके रूप में परिमाणित होता है? तो किसके रूप में होता है? राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा? राइट आंसर जाएगा जस्ट अ सेकेंड। तो ये होता है आपके गतिज ऊर्जा के ह्रास के रूप में। कैसे? गतिज ऊर्जा के ह्रास के रूप में, यानी कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के रूप में। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास, जो कि कौन सा 17 नंबर बोला क्या है कि अ बॉडी constrained to move along y axis is subjected to an constant force आपको दिया गया है। the work done by this force in moving the body a distance of 4 मीटर along y axis is, तो हिंदी में भी देख लीजिए। किसी पिंड पर नियत बल का मान आपको दिया गया है, न्यूटन लगाकर उसे किसी निर्देश प्रणाली के अनुसार y अक्ष के अनुदिश गति करने के लिए बाध्य किया गया है। उस पिंड को y अक्ष के अनुदिश 4 मीटर की दूरी तक गति कराने के लिए आरोपित बल द्वारा किया गया कार्य होगा। तो कैसे निकालेंगे हम लोग जानते हैं। देखिए इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए हम लोग जानते हैं कि W इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, W इक्वल टू क्या होता है? F वेक्टर डॉट में S वेक्टर, यही होता है ना, यही होता है। देखिए हमारे पास F वेक्टर गिवन है, जो कि कितना है? माइनस का I कैप प्लस में 2 J कैप और प्लस में 3 का K कैप, यही है। और S भी हमको गिवन है, जो कि S कितना है? तो 4 मीटर, वो भी Y एक्सिस में। तो Y एक्सिस को हम लोग J से डिनोट करते हैं, किससे? J से। तो इंटू में आ जाएगा 4J। तो सिर्फ J वाला जैसे ही मल्टीप्लाई होगा, बाकी किसी से मल्टीप्लाई नहीं होगा, इसलिए 8J आ जाएगा आपका राइट आंसर, जो कि कौन से ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकेंड में दिख रहा होगा, 8J। इसके बाद देखें नेक्स्ट है हमारे पास, जो कि क्या है कि देखिए क्या है यहाँ पर देखें कि अ रेन ड्रॉप ऑफ मास 1 ग्राम फॉलिंग फ्रॉम अ हाईएस्ट ऑफ 1 किलोमीटर हिट्स द ग्राउंड विथ अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड इफ द रेजिस्टिव फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द ड्रॉप देन द वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स इज। तो आपको यहाँ पर फोर्स बताना है, और यहाँ पर जी का मान आपको गिवन है। हिंदी में भी देख लीजिए क्या है कि 1 kg द्रव्यमान की बारिश की बूंद 1 किलोमीटर की ऊंचाई से गिरकर 50 मीटर प्रति सेकंड के चाल से जमीन से टकराती है। यदि प्रतिरोध बल उस बिंदु की चाल के समानुपाती हो तो प्रतिरोध बल द्वारा किया गया कार्य होगा, और जी का मान आपको यहाँ पर दिया गया। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए मैं आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि कैसे आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। बाकी जो कैलकुलेशन है आपको खुद से करना होगा। देखिए सबसे पहले आप लोग काइनेटिक एनर्जी निकालिएगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है हाफ mv²। क्या होता है? हाफ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी सबसे पहले निकाल लीजिएगा हाफ mv² से, जो कि आपका निकल के आएगा 1.25 करके देख लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद आप लोग निकालिएगा पोटेंशियल एनर्जी। क्या निकालिएगा? पोटेंशियल एनर्जी, जो कि आपका फॉर्मूला क्या होता है? mgh होता है, mgh। तो इसको भी आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा, तो कितना निकल के आ जाएगा? ये आपका निकल के आ जाएगा 10 जूल के अप्रोक्स, 10 जूल के अप्रोक्स ये आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकालिए। अब क्या करेंगे हम लोग? निकालेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और प्लस में क्या आ जाएगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, जो कि आपका आंसर फाइनल निकल कर जाएगा माइनस का 8.75 जूल, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में आपको दिया गया है। मैंने आपको यहाँ पर कैसे करना है मैंने आपको मेथड बता दिया, खुद से करके जरूर देखिए एक बार कि इतना आंसर आपका आ रहा है या फिर नहीं। आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास देखिए नेक्स्ट है, जो कि 19 नंबर बोला द पावर ऑफ अ वाटर पंप इज 2 किलोवाट इफ जी इक्वल टू इतना। तो जी का मान आपको दे दिया है। द अमाउंट ऑफ वाटर इट कैन राइज इन 1 मिनट टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर इज। एक जल पंप की शक्ति 2 किलोवाट है। यदि जी का मान आपको दिया हो तो यह प्रति मिनट कितना जल 10 मीटर की ऊंचाई तक उठा सकता है, ये आपको बताना है। देखिए इसको कैसे करेंगे। हमारा पावर इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन में क्या? वर्क अपॉन में टाइम होता है, वर्क अपॉन में टाइम, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है यहाँ पर वर्क निकालना है, ठीक है। तो वर्क इज इक्वल टू क्या जाएगा? पावर अपॉन में टाइम, ठीक है। सॉरी पावर इंटू में टाइम। पावर क्या है? 2 किलोवाट, यानी कि 2000 वाट आ जाएगा। क्या? 2000 वाट इंटू में टाइम है, और यहाँ पर कितना है टाइम? 1 मिनट, यानी कि 60 सेकेंड लेंगे इसको। 60 सेकेंड कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका निकल जाएगा 12 पर 4 जीरो। कितना? 12 पर 4 जीरो, ठीक है। अब देखिए 12 पर 4 जीरो, लेकिन हमसे यहाँ पर क्या बोला है कि 12 पर 4 जीरो, तो हमसे लीटर में यहाँ पर पूछा है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या जगह? राइट आंसर जगह लीटर में। अगर इसको कैलकुलेट करें 1 मिनट, सबसे पहले क्या निकालते हैं कि इसको मतलब ये हमारा डब्लू निकल के आया, तो हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है यहाँ पर 1 मिनट, ये हमारा निकला क्या है? तो ये हमारा निकला है वर्क निकला है। तो हमको यहाँ पर निकालना क्या है? देखिए क्या बोल रहा है कि अमाउंट ऑफ द वाटर कैन राइज इन 1 मिनट हाइट ऑफ कितना? 10 मीटर इज। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर करेंगे, क्या करेंगे? हम लोग जानते हैं कि इसके लिए फॉर्मूला होगा W इक्वल टू mgh। क्या होगा? mgh होगा। तो हमको निकालना है m, तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा? W अपॉन में gh। क्या आ जाएगा? W अपॉन में gh, ठीक है। ये आ जाएगा आपका।
तो यहाँ पर देखिए डब्ल्यू का मान अभी तुरंत हम लोगों ने निकाला था, उसको रखेंगे, और जीएच का मान रखेंगे जो कि आपका निकल कर कितना आ जाएगा, 1200 लीटर निकल कर आ जाएगा, 1200 लीटर। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतने ही रखते हैं। सारे के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दिया। बाकी के जो आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि डायरेक्टली आपके किसान में आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आपको कल ही मिलेगा। आज नेक्स्ट वीडियो मिल पाना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको जो बैकग्राउंड में म्यूजिक सुनाई दे रहा होगा, तो बगल में पूजा पंडाल है, इसीलिए आपको यहाँ पर म्यूजिक सुनाई दे रहा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।